नमस्कार दोस्तों, भारत इन कॉन्टेक्स्ट में आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड। आज ग्रीनलैंड ग्लोबल न्यूज के सेंटर में है। क्यों? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने पूरे यूरोप और नेटो अलायंस की नींव हिला दी है। उन्होंने कहा है, आई वांट टू बाई ग्रीनलैंड। और सिर्फ बाइंग की बात नहीं है, डील ये है कि अगर ग्रीनलैंड बिकने को तैयार नहीं तो यूएस के पास मिलिट्री ऑप्शन ओपन है। सोचिए, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अंदर आता है, एक नेटो अलाई है, उसको यूएस मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहा है। ये सिर्फ एक रियल स्टेट डील नहीं, एक सॉवरेनिटी, हेजेमनी और सर्वाइवल की लड़ाई है। यूरोप ने इसका अपोज किया तो ट्रंप ने बदले में 10% टैरिफ लगा दिया। फ्रांस और इटली अपनी ट्रूप्स भेज रहे हैं और ग्रीनलैंड को सेव करने के लिए। आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या नेटो सरवाइव करेगा जब उसके मेंबर ही आपस में लड़ रहे हैं? आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या खजाना छुपा है? क्या वो मिनरल्स हैं या स्ट्रेटेजिक लोकेशन कि यूएस अपने अलाइज से भी लड़ने को तैयार है? और सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना, रसिया और हमारे प्यारे भारत पर इसका क्या असर होगा? आज के वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले ग्रीनलैंड के ज्योग्राफी को समझते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो हमें नॉर्थ पोल के पास आर्कटिक ओशियन में ग्रीनलैंड मिलेगा। ज्योग्राफिकली ये तो नॉर्थ अमेरिका के पार्ट लगता है, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल इसका यूरोप के पास है। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क का। डेनमार्क जो कि एक यूरोपियन और नेटो कंट्री है। ग्रीनलैंड के पास अपने इंटरनल अफेयर जैसे पुलिस, जुडिशियरी का कंट्रोल है, लेकिन फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस आज भी डेनमार्क कंट्रोल करता है। अगर आप ग्रीनलैंड को देखें तो ग्रीनलैंड यूएसए, यूरोप और रसिया तीनों का बैकयार्ड है और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ही इसका सबसे बड़ा पावर है। और आज ग्रीनलैंड न्यूज में रसिया के थ्रेट की वजह से कम और चाइना का थ्रेट की वजह से ज्यादा है। मैं आपको चाइना जूम करके दिखाता हूं ग्रीनलैंड से कितना दूर है। तो अगर आप इस ब्लैक लोकेशन को देख रहे हैं तो ये चाइना को लोकेशन है। ये रसिया और यूरोप के कंपेरेटिवली काफी दूर है। चाइना भले ही आर्कटिक स्टेट नहीं है, पर वो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है। इसके पीछे का रीजन भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि चाइना की प्रेजेंस साउथ चाइना सी में काफी स्ट्रांग है और आने वाले समय में चाइना अपना प्रेजेंस आर्कटिक ओशियन में भी स्ट्रांग कर सकता है। और यह चैलेंज यूएस के लिए तो है ही, साथ में यूरोप के लिए भी है। यहाँ एक बहुत बड़ी आयरनी है। ग्रीनलैंड के लोग चाहते हैं कि वो डेनमार्क से आजाद होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, लेकिन अभी वो डेनमार्क के कंट्रोल में है और अब यूएस उन पर अपनी अथॉरिटी जमाना चाहता है। इसी वजह से वहां के लोकल ने काफी प्रोटेस्ट किए विद स्लोगन्स लाइक ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड कोई बहुत हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री नहीं है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 50,000 है और इतने छोटे पॉपुलेशन के बाद भी यहाँ पे ऑलरेडी यूएस का एक मिलिट्री बेस, पिटपिक मिलिट्री बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ऑलरेडी यहाँ पे नेटो की काफी प्रेजेंस है। ये सब के बावजूद भी क्यों यूएस नेटो और यूरोप के अगेंस्ट जाकर ग्रीनलैंड को बाई या एक्वायर करना चाहता है, और कैसे चाइना की नजर आइस के नीचे छुपे खजाना पर है, हम इसे आगे समझेंगे। लेकिन दोस्तों, यूएस का ग्रीनलैंड को खरीदने का एम्बिशन कोई नया नहीं है। ट्रंप पहले प्रेसिडेंट नहीं है जिन्होंने ये सोचा है। हिस्ट्री में देखें तो 1867 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सीवर्ड ने सबसे पहले ग्रीनलैंड को खरीदने का आइडिया कॉइन किया था। वर्ल्ड वार II के बाद प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने डेनमार्क को $100 मिलियन गोल्ड ऑफर किया था
ग्रीनलैंड के खरीदने के लिए। हालांकि डेनमार्क ने तब भी मना कर दिया था। 2019 में ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में ये आइडिया दोबारा फ्लोट किया। उस वक्त लोगों ने इसे मजाक में लिया, सोचा ये बस ट्रंप का एक और ट्वीट है। बट नाउ इन हिज सेकेंड टर्म ट्रंप इज डेड सीरियस। बात अब ऑफर से आगे बढ़कर धमकी तक पहुंच गई है। उन्होंने डेनमार्क को तो पोटेंशियल थ्रेट लिस्ट में डाल दिया है और यूरोपियन कंट्री पे टैरिफ वेपनाइज कर दिए हैं। तो सवाल ये है, व्हाई नाउ? अचानक ग्रीनलैंड यूएस के लिए डू और डाई सिचुएशन क्यों बन गया है? इसका दो मेन रीजंस हैं, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट। आज की दुनिया ऑयल पे नहीं, चिप्स और बैटरी पे चलती है। डिफेंस, मिसाइल्स, एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्टफोन, इन सबके लिए चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स। प्रॉब्लम ये है कि आज चाइना इन मिनरल्स की सप्लाई चेन्स का गॉडफादर बना हुआ है। वर्ल्ड का मेजॉरिटी रिजर्व और प्रोसेसिंग चाइना कंट्रोल करता है। चाइना जब चाहे एक्सपोर्ट बैन लगा देता है। इसी वजह से यूएस ने चाइना पर 30% टैरिफ और इंडिया पर 100% टैरिफ लगाया है, डिस्पाइट द फैक्ट चाइना बाइज मोर ऑयल फ्रॉम रसिया देन इंडिया। ग्रीनलैंड में इन मिनरल्स का ह्यूज डिपॉजिट है। यूएस वहां ऑलरेडी एक टनब्रिज नाम से प्रोजेक्ट रन कर रहा है, जहां यूएस कंपनीज क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और एनर्जी डिपॉजिट्स का एक्सप्लोरेशन कर रही हैं। 2026 में इस प्रोसेस को वार फुटिंग पर तेज कर दिया गया है ताकि चाइना की मोनोपोली तोड़ा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, यूएस मोर और लेस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री पे तो अपना कंट्रोल बनाकर रखा हुआ है, लेकिन आज यूएस कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में चाइना के एक्सपोर्ट पर निर्भर है। और आज क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स लाइक डिफेंस, एआई और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे चीज में काफी यूज हो रहे हैं। तो यूएस चाहता है इस सेक्टर में अपनी मोनोपोली दोबारा सेटअप कर सके। इसके लिए वो ग्रीनलैंड को कंप्लीटली ओन करना चाहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेड रूट्स एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक डिजास्टर है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ कुछ कंट्री इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढती हैं। जैसे जैसे ग्रीनलैंड की आइस मेल्ट हो रही है, नए ट्रेड रूट्स खुल रहे हैं। सोचिए, एशिया से यूरोप जाने के लिए अगर स्वेज कैनाल या मलक्का स्ट्रेट न लेना पड़े और ऊपर आर्कटिक से रास्ता मिल जाए तो डिस्टेंस 40% शॉर्ट हो जाएगा। स्वेज कैनाल और मलक्का अभी चोक पॉइंट्स हैं। मिडिल ईस्ट की इनस्टेबिलिटी का असर वहां पे मोर और लेस पड़ते रहता है। यूएस चाहता है कि फ्यूचर का एक नया सुपर हाईवे उसके कंट्रोल में हो। और थर्ड पॉइंट है रियल एस्टेट। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक बिजनेस माइंडेड पर्सन भी हैं और वो इस चीज को भी समझते हैं कि कल के गए आइस मेल्ट होने के बाद ग्रीनलैंड एक बैरन लैंड नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट एसेट बन सकता है। सेटलमेंट्स, सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएस इन फ्यूचर इकोनॉमिक बूम को भी मिस नहीं करना चाहता। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने बताया, ग्रीनलैंड यूएस का बैकयार्ड है तो रसिया का भी है। यूएस की मिलिट्री डॉक्ट्रिन सिंपल है, अपने पड़ोस में दुश्मन को जगह मत दो। और यहाँ तो रसिया के साथ साथ चाइना भी आर्कटिक में अपना पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। डेनमार्क एक छोटा देश है, अगर कल को रसियन या चाइना एग्रेशन दिखाता है तो डेनमार्क अकेले ग्रीनलैंड को डिफेंड नहीं कर सकता है। ट्रंप का लॉजिक है, जब हम किसी चीज को लीज पे लेते हैं तो हम उसे डिफेंड नहीं करते हैं जैसे ओन करने पर करते हैं। चाइना ज्योग्राफिकली आर्कटिक में तो नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखाया मैप पे, पर उसकी नीयत वहीं पे है। चाइना ने रिसेंटली ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट्स और नेवल पोर्ट्स बनाने के लिए बिड किया था। इसको रोकने के लिए यूएस और डेनमार्क ने मिलकर इस बिड को ब्लॉक किया। यह दिखाता है चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी
और सॉफ्ट लॉन्च के थ्रू ग्रीनलैंड में घुसना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रीलंका और अफ्रीका में किया है, और यूएस इसे अपने लिए एक डायरेक्ट थ्रेट मानता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूएस का एक एस्पिरेशनल गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। मिलिट्री टर्म्स में समझे तो यूएस अपना गोल्डन डोम मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है। अगर रसिया या चाइना कभी यूएस पर मिसाइल लॉन्च करते हैं तो शॉर्टेस्ट रूट नॉर्थ पोल के ऊपर से ही है। मैंने आपको रसिया का पोजीशन भी दिखाया था, जो कि एग्जैक्टली ग्रीनलैंड के पास में है, और चाइना की भी प्रॉक्सिमिटी आर्कटिक ओशियन से काफी दूर नहीं है अगर हम चाइना की पोजीशन साउथ चाइना सी में देखें उसके हिसाब से। तो ग्रीनलैंड में यूएस का थुले एयरबेस, जो अभी जिसे हम अभी पेटोफिक स्पेस बेस के नाम से जानते हैं, ये यूएस की फर्स्ट लाइन ऑफ साइट है। यही वो आंख है जो यूएस को बताएगी कि मिसाइल कहां से आ रहा है। इसलिए यूएस अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम जिसे बना रहा है, उसी के अंदर इसका कंप्लीट कंट्रोल चाहता है, और यूएस इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, यूएस की इस एग्रेसिव स्टेंस ने नेटो की वायबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेटो का प्रिंसिपल है वन फॉर ऑल फॉर वन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक नेटो मेंबर दूसरे नेटो मेंबर की टेरिटरी खरीदना चाहता है और मना करने पर मिलिट्री धमकी दे रहा है। लास्ट वीक डावोस में ट्रंप ने भले ही यूरोप को एश्योर किया कि वो कभी मिलिट्री यूज नहीं करेंगे, लेकिन डैमेज हो चुका है। फ्रांस और इटली ने अपने ट्रूप्स भेजा है। यह दिखाता है यूरोप अब यूएस पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये वेस्टर्न अलायंस में एक क्रैक की तरह है जिसका सबसे ज्यादा फायदा चाइना और रसिया उठाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, आर्कटिक रीजन जो है वो आने वाले समय में एक की फ्यूचर मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव जोन बनने वाला है। तो इसके लिए यूएस, चाइना और रसिया सब चाहेंगे कि वो अपना पोजीशन वहां पे एज मच एज पॉसिबल स्ट्रॉन्ग कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, भारत पे इसका क्या असर होगा। इमीडिएट टर्म में शायद वेनेजुएला या ईरान कैसी जैसा डायरेक्ट इम्पैक्ट न दिखे, बट लॉन्ग टर्म में ये हमारी स्ट्रेटेजी डिफाइन करेगा। सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट जो हमें दिखेगा वो है इम्पैक्ट ऑन मॉनसून। दोस्तों, ग्रीनलैंड की मेल्टिंग आइस सिर्फ ट्रेड रूट नहीं खोल रही है, ये हमारे मॉनसून को भी इफेक्ट करेगी। अगर ग्लोबल करंट स्लो हुए तो इंडियन मॉनसून का पैटर्न बिगड़ सकता है। नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो सकता है, जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए एक ह्यूज रिस्क है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेयर अर्थ मिनरल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीनलैंड की जो लड़ाई है उसमें रेयर और क्रिटिकल अर्थ मिनरल का सबसे बड़ा रोल है। इंडिया आज अपनी सोलर एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चाइना के रेयर अर्थ पर डिपेंडेंट है। अगर ग्रीनलैंड में यूएस या वेस्टर्न पावर कंट्रोल स्टेब्लिश करते हैं और इंडिया वहां एक्सेस ले पाता है तो हमारी चाइना डिपेंडेंसी कम हो सकती है। ये इंडिया के आत्मनिर्भर भारत और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। यूएस, चाइना और यूरोप की इस लड़ाई में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। हम देख रहे हैं कि कैसे यू लीडर्स लाइक फ्रांस या यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं और कैसे इंडिया यूएस का भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया को इस आर्कटिक गेम में प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर हम इसे नहीं देख सकते। दोस्तों, ग्रीनलैंड का इशू ये दिखाता है कि आज जियोपॉलिटिक्स लैंड बॉर्डर से शिफ्ट होकर रिसोर्स एक्सेस पर आ गई है। एक तरफ सॉवरेनिटी है और दूसरी तरफ सुपर पावर एम्बिशन। क्या ग्रीनलैंड एक सॉवरेन नेशन बन पाएगा? जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता है, या क्या ये यूएस का 51st स्टेट बनेगा, या फिर चाइना यहाँ चुपके से अपनी जगह बना लेगा? मेरा मानना है कि इंडिया को अपनी आर्कटिक पॉलिसी को एग्रेसिव करना चाहिए और रिसर्च और प्लानिंग के साथ इस रिसोर्स रेस में हिस्सा लेना चाहिए।
आपका क्या ओपिनियन है, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत इन कॉन्टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।